एपिसोड 17। जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सुन रहे हैं विरासत, जिसे लिखा है डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव ने। तो मित्रों, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। अब आगे। सिदीक्षा हंसल के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसका फोन बज उठा। डैडू। सिदीक्षा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। हाँ मेरा बच्चा, क्या चल रहा था, स्टडी या मस्ती? धीरज ने हल्के फुल्के अंदाज में सवाल किया। अभी तो स्टडी ही कर रही थी मैं डैडू। आपको तो पता है ना कि इस बार मुझे टॉप करना है, गोल्ड मेडलिस्ट बनेगी आपकी बच्ची। सिदीक्षा ने खुश होकर कहा। बिल्कुल बनेगी, क्यों नहीं बनेगी। बचपन से लेकर अब तक टॉप करती आई है मेरी बेटी, आगे भी टॉप करेगी। धीरज बोले। और अभी के क्या हाल चाल है? तुम ज्यादा तंग तो नहीं करती उसे? धीरज बोले। क्या बात कर रहे हैं डैडू, उसे भला मैं तंग कर पाऊंगी? वह एक नंबर का ड्रामेबाज है, हर समय आपका नाम लेकर मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करता है। जब भी कुछ अपनी मर्जी का करना चाहूं तुरंत बोल देता है तेरे डैडी ने तेरी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। सच कह रही हूं डैडू, वह यहाँ पर मेरा दूसरा डैडू बनकर बैठा है। सिद्धि ऐसा मत कर, सिद्धि वैसा मत कर, सिद्धि स्ट्रीट फूड मत खा, सिद्धि सुबह जल्दी उठाकर, सिद्धि अच्छे से पढ़ाई कर, तुझे टॉप करना है। हे भगवान डैडू, आपने कहाँ फंसा दिया? क्यों ही आपने उसको बोला कि वह मेरा ख्याल रखें? आप उसे मेरी बहन बनाकर उसके साथ छोड़ रहे हो और वह अब एक अच्छा और सच्चा भाई बनकर हमेशा मेरी रक्षा करें। डैडू, अब वो दोस्त भाई के साथ साथ मेरा बाप बनकर मेरे सिर पर नाचता है। सिदीक्षा एक सांस में बोल गई तो धीरज खिलखिला उठे। इतनी बुराई करती है और एक भी दिन भी उसके बिना रह नहीं पाती। फास्ट फ्रेंड है तेरा और उसी से इतनी प्रॉब्लम है। धीरज हंसते हुए बोले। प्रॉब्लम अपनी जगह है डैडू, और दोस्ती अपनी जगह। बाकी वह मेरा ख्याल रखता है पूरे टाइम। हाँ, अधिकार जमाता है ज्यादा पर ख्याल भी रखता है। और आप ही ने तो सिखाया, अधिकार भी वहीं पर आता है ना जहां फर्ज होता है। जब वह अपना फर्ज निभा रहा है तो अधिकार भी जताने का उसको अधिकार है। सिदीक्षा ने सीरियस मोड में आकर कहा। हाँ बेटा, कर्तव्य और अधिकार एक साथ चलते हैं। जब इंसान अधिकार की बात करता है तो उसे यह बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि उसके कर्तव्य क्या है। अगर वह कर्तव्य नहीं निभा सकता तो उसे अधिकार जमाने का भी कोई अधिकार नहीं है। और अगर वह अपने कर्तव्य पूरे करता है तो वह बेझिझक अपने अधिकारों का उपयोग कर सकता है। धीरज ने सिदीक्षा को समझाया। वैसे डैडू, आपसे कुछ बात शेयर करनी थी। सिदीक्षा के दिमाग में हंसल घूम रहा था। किसके बारे में बेटा? धीरज ने कहा। मैं वह। सिदीक्षा अटकने लगी तो धीरज मुस्कुरा उठे। बॉयफ्रेंड है क्या कोई? उसके बारे में बात करनी है। धीरज ने संजीदगी से कहा तो सिदीक्षा ने आंखें मिंच ली और मुस्कुरा उठी। आप बताने से पहले ही कैसे समझ जाते हो डैडू कि मैं क्या कहने वाली हूँ? सिदीक्षा ने धीमे से कहा। पिता हूँ तुम्हारा। पिता बच्चे की एक एक हरकत पर नजर रखता है और उनकी एक एक एक्टिविटी से समझ जाता है कि वह क्या करने वाले हैं या उनके दिमाग में क्या है। नहीं डैडू, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आई मीन बॉयफ्रेंड नहीं है। बस अभी 2-3 बार ही मुलाकात हुई है। वह आव्यान है ना, उसके कजिन का फ्रेंड है वह। हंसल राजपूत नाम है उसका। सिदीक्षा ने कहा। बॉयफ्रेंड नहीं है मतलब फ्रेंड है। उसे जानना समझना चाहती हो? धीरज ने सीधे सपाट लहजे में कहा तो सिदीक्षा मुस्कुरा उठी। इसलिए तो आप वर्ल्ड के बेस्ट डैडू हो। आप सब समझ जाते हो, सिदीक्षा ने धीमे से कहा। तो बताओ क्या बताना चाह रही थी मुझे? धीरज आगे बोले। डैडू, उसने मुझसे बात की और वह मिलना चाहता है ताकि हम एक दूसरे को जाने समझे, ताकि हम आगे फ्यूचर के बारे में सोच सके। सिदीक्षा हिचकते हुए बोली। और तुम क्या चाहती हो? धीरज ने कहा। मतलब मेरे लिए यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि हंसल क्या चाहता है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मेरी बेटी क्या चाहती है। क्या तुम भी उसमें इंटरेस्टेड हो? उससे मिलना चाहती हो, बात करना चाहती हो? धीरज ने आराम से कहा। मुझे भी वह अच्छा लगा। पढ़ा लिखा है, लंदन से मैनेजमेंट की स्टडी करके आया है और स्मार्ट भी है। लेकिन समझ नहीं आ रहा आगे मुझे कुछ, इसीलिए मैंने आपसे कहा। आप तो हमेशा मुझे समझते हो ना डैडू, और समझाते भी हो कि क्या करना चाहिए मुझे। सिदीक्षा ने कहा तो धीरज ने गहरी सांस ली। बेटा, रिश्ते तो तभी पक्के होंगे ना जब एक दूसरे को जानोगे समझोगे। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी भी डिसीजन पर पहुंचने से पहले इंसान को जानना समझना परखना, तभी आगे कोई निर्णय लेना। तुम्हारी लाइफ है तो तुम निर्णय बेशक लो, बाकी मैं और तुम्हारी मम्मी हमेशा तुम्हें गाइड करने के लिए मौजूद है। पर बेटा, एकदम से ना ही तो किसी पर विश्वास करना और ना अविश्वास।
सामने वाले को यह महसूस भी नहीं होना चाहिए कि तुम विश्वास नहीं कर रही हो। पर साथ ही साथ विश्वास पक्का तब करना जब तुम पूरी तरीके से परख लो। और अगर तुम्हें लड़का पसंद है, तुम उसे वाकई में लाइक करती हूं, तो उससे मिलने में कोई बुराई नहीं है। बाकी मैं जानता हूं मेरी बेटी कभी भी कोई गलत काम या गलत हरकत नहीं कर सकती। अपने लिए संस्कारों पर पूरा विश्वास है मुझे। हमारे संस्कारी ही है जो आज तुमने यह बात हमसे शेयर की है। और इसीलिए हम भी पूरा विश्वास दिलाते हैं बेटा की हर कदम पर तुम्हारे साथ है। पर साथ ही साथ इतना भी कहेंगे कि अपनी हालत, अपनी स्थिति, अपनी फैमिली को देखते हुए ही आगे का निर्णय लेना। और निर्णय लेने से पहले इंसान को बेहतर तरीके से जानना समझना जरूरी है। और इसके लिए मुलाकात करने में कोई हर्ज नहीं है। धीरज ने सादगी से सारी बातें सिदीक्षा को समझा दी। थैंक यू सो मच डैडू। आप बहुत अच्छे हो, बहुत जल्दी मुझे समझ जाते हो और सब बातें समझा देते हो। सिदीक्षा बोली। धीरज खामोश रहे। ठीक है, फिर मैं हंसल से मिलती हूँ और समझने की कोशिश करती हूँ। बाकी आप विश्वास मानिए डैडू, जो भी डिसीजन होगा वह पूरा का पूरा आपकी सहमति से होगा। अगर आपको इनकार होगा तो इनकार होगा, और अगर आपकी हाँ होगी तो ही हाँ होगी। भले ही मैं कितना भी किसी को पसंद क्यों न करने लग जाऊं, पर जब तक आप उसके लिए हाँ नहीं करोगे तब तक कोई भी बात आगे नहीं बढ़ेगी। आपने हमेशा मुझे स्वतंत्रता दी है, हमेशा निर्णय लेना सिखाया है। पर साथ ही साथ मैंने संस्कार भी सीखे हैं, और मैंने ये भी जाना है कि माता पिता से अलग होकर उनके विरोध में जाकर कोई कभी भी खुश नहीं रह सकता। और मैं आपको और मम्मी को कभी भी हर्ट नहीं कर सकती। आपके विरोध जाना तो बहुत बड़ी बात है। सिदीक्षा ने कहा तो धीरज के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। जानता हूं, मैं इसलिए तो विश्वास कर रहा हूं और इसलिए तुम्हें मौका दे रहा हूं कि तुम जानो, समझो और उसके बाद अपना निर्णय हमें बताओ। और एक बात, पहली नजर का प्यार होता है, पर उस प्यार के सहारे जिंदगी चल सकती है या नहीं ये इंसान को परखने के बाद ही पता चलता है। समझी? तो मिलो जनो, समझो, और उसके बाद हम सब मिलकर आपस में बात कर देखेंगे कि क्या हो सकता है। धीरज ने कहा, और फिर थोड़ी देर बात करने के बाद कॉल कट कर दिया। एपिसोड 18। सही कहा डैडू ने। ये पहली नजर का प्यार जैसी बात अपनी जगह ठीक है, पर जिंदगी चलाने के लिए इंसान को जानना समझना बहुत जरूरी है। और इसके लिए मुझे हंसल से मिलना होगा, ताकि मैं समझ सकूं कि वाकई में मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ चलने के योग्य है या नहीं। मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, मुझे उन्हें भी समझना होगा। और साथ ही साथ मैं इस बात को भी नहीं भूल सकती मैं कि मम्मी और डैडी की मैं इकलौती संतान हूं, उनकी विरासत की एकमात्र उत्तराधिकारी। और मुझे इस बात को समझना भी होगा और संभालना भी होगा। सिदीक्षा ने खुद से ही कहा और वापस से पढ़ाई करने लगी। उधर धीरज ने कॉल कट करने के बाद फोन टेबल पर रखा और गहरी सांस ली। तभी नजर सामने बैठी शुभरा पर गई, जो कि हैरानी से उन्हें ही देख रही थी। क्या हुआ, मुझे इस तरीके से क्यों देख रही हो? धीरज ने कहा। देख रही हूं कि कितने अजीब हो आप। अपनी बेटी को इस तरीके से लड़कों से मिलने के लिए भला कौन परमिशन देता है? शुभरा ने आंखें छोटी करके कहा। मैं परमिशन देता हूं क्योंकि मुझे विश्वास है अपनी बेटी पर। नाज है मुझे, वह मेरा विश्वास है। वजह कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती जिससे मेरा सर शर्मिंदगी से झुक जाए। अभिमान है मेरी सिद्धि। लेकिन फिर भी, इतना बड़ा निर्णय आपको लगता है कि सिद्धि इस योग्य है कि अपने जीवन साथी का चुनाव कर सके? शुभरा अभी भी परेशान थी। अपना समय भूल गई क्या? तुम्हारी उम्र सिद्धि से भी कम थी जब तुमने अपने जीवन साथी के रूप में मुझे चुना था। सिद्धि आज जिस उम्र में है उस उम्र में तो उसे समय मैं था जब हम दोनों ने निर्णय लिया। आज से 24 साल 25 साल पहले जब हमने प्रेम विवाह किया, एक दूसरे को खुद की पसंद से चुना जाना समझा, तो हम अपनी बेटी को बंधन में कैसे बांध सकते हैं? अपने आप को उसकी जगह रखकर देखो शुभरा, तो तुम्हें समझ में आएगा। और अब तो समय और बदल गया है। हम 25 साल आगे आ चुके हैं। आज की जनरेशन अलग टाइप की है। ये जनरेशन पुरानी जनरेशन नहीं है। अगर हम उनका साथ नहीं देंगे तो वह हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। हमें जो भी समझाना है उन्हें प्यार से समझाना होगा। उनके साथ खड़े होकर उन्हें सही गलत सिखाना होगा, उनके खिलाफ खड़े होकर नहीं। धीरज ने कहा। आपकी बात ठीक है, पर अगर लड़का वैसा नहीं हुआ जैसा हमने चाहा है तो? मतलब हमारे खुद के 5 कॉलेज है, हमारी इतनी विरासत है, और यह सिदीक्षा दीक्षा को ही संभालना है। और हमने तो ये सोचा था ना कि कोई ऐसा लड़का सिदीक्षा के लिए देखेंगे जो कि यही भोपाल में रहकर सिदीक्षा के साथ काम कर सके, जो इकलौता होकर जिस पर उसकी फैमिली की ज्यादा जिम्मेदारी न हो, और वो सिदीक्षा के साथ मिलकर हमारी इस विरासत को संभाल सके।
अब वह लड़का कैसा है, क्या है, हम अभी कुछ भी तो नहीं जानते। शुभ्रा बेहद परेशान थी। जानती तो उसे अभी सिद्धि भी नहीं है, पर जानने की कोशिश कर रही है। जब वह जान जाएगी, समझ जाएगी तो हमें भी बता देगी। और देखते हैं आगे क्या निर्णय होगा। पर इतना तय है शुभ्रा की यह विरासत सिद्धीक्षा को संभालनी है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि मैं उसे विरासत की बेड़ियों में कैद कर दूं। कि वह अपनी जिंदगी ना जी पाए, खुलकर सांस न ले पाए। उसके जीवन पर उसका अधिकार है। अपने जीवन साथी चुनने पर उसका अधिकार है, और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से स्वतंत्रता से जीने का भी उसे अधिकार है। मैं चाहता हूं कि यह मेरी विरासत सिद्धि संभाले, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह मन मार के इसे संभाले, एक बोझ समझ के संभाले। वह अगर सहज है इसको संभालने में तो वह संभाल लेगी, अन्यथा जैसा होगा वैसा हो जाएगा। पर मैं अपनी बेटी की खुशियों के आगे इस विरासत को तो हरगिज नहीं आने दूंगा। अगर मेरी बेटी उस लड़के के साथ खुश है और वह उसके योग्य है तो जरूर उन दोनों के विवाह को सहमति दूंगा मैं। धीरज ने कहा तो शुभ्रा कुछ देर तक सोचती रह गई। अगर सिद्धीक्षा को यह विरासत नहीं सौंपी, इसका मतलब नीरज भैया और मेघा भाभी के बच्चों को। शुभ्रा बोलते बोलते रुक गई। अब तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तुम जानती हो उसके घटना के बाद से न मुझे मेघा भाभी से कोई मतलब है, न उनके हस्तक्षेप से। यह मेरे खून पसीने की कमाई है और इस पर पूरा का पूरा अधिकार मेरी खुद की संतान का है। पर अगर वक्त ने कुछ और ही तय कर रखा है तो जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। पर इतना तय है कि मैं मेरी बेटी की खुशियां बर्बाद नहीं होने दूंगा। हाँ, मैं चाहता हूं कि यह विरासत सिद्धि संभाले, पर साथ ही साथ मैं ये भी चाहता हूं कि वह यह विरासत खुशी खुशी संभाले, किसी बोझ तले दबकर ना संभाले। धीरज ने कहा और गहरी सांस लेकर उठकर अपने स्टडी में चले गए। तो वहीं पीछे बैठी शुभ्रा सिर्फ सोचती रह गई, पर धीरज की बात में भी कहीं से कुछ गलत नहीं था। यह नई जनरेशन थी। जोर जबरदस्ती से तो सिद्धीक्षा को मजबूर नहीं कर सकते थे वो लोग विरासत संभालने के लिए या उनकी मर्जी के लड़के से विवाह करने के लिए। इनफैक्ट वह ऐसा चाहते भी नहीं थे। वह बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि सिद्धीक्षा जबरदस्ती बेमन से इस विरासत को संभाले। वह चाहते थे सिद्धीक्षा खुशी खुशी इसे अपना अधिकार समझकर स्वीकार करें और आगे इस विरासत को ले जाए, आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाएं। ये जितना भी उन्होंने कारोबार खड़ा किया था, जो उन्होंने एजुकेशन कॉलेज की एक चैन खड़ी की थी, वह उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सिद्धीक्षा के भविष्य को देखकर ही खड़ी की थी। और वह यही चाहते थे कि सिद्धीक्षा इसे संभाले। इस पर एकमात्र अधिकार सिद्धीक्षा का हो, और साथ ही साथ जैसा कि आज धीरज ने कहा, वो सिद्धि की खुशियों के आगे इस विरासत को कुछ भी नहीं मानते थे। सिद्धीक्षा उनकी इकलौती संतान थी। जिस तरीके से यह विरासत, ये पैसा, ये जागीर उनको प्रिय थी, उससे कहीं ज्यादा प्रिय उनको उनकी बेटी थी, उनकी सिद्धीक्षा थी। समय क्या दिखाने वाला है, इस बात से धीरज और शुभ्रा दोनों अनजान थे। धीरज आगे अपने कॉलेज के मैनेजमेंट में लगे हुए थे, तो वही शुभ्रा हर पल उनके साथ देने में लगी हुई थी। वही अपने भविष्य और प्रारब्ध से अनजान सिद्धीक्षा हंसल से मिलने के बारे में सोच रही थी। उसे हंसल को जानना समझना था। उससे मिलने के लिए वह बेहद उत्साहित थी, और इस सोच में डूबी हुई वह कब गहरी नींद में चली गई उसे खुद भी पता नहीं चला। 10 साल पहले भोपाल, मध्य प्रदेश। सिद्धीक्षा कोई 14 या 15 साल की रही होगी। उसका 10th का रिजल्ट आने वाला था और पूरे घर में उत्साह की लहर दौड़ रही थी। पर कोई था जिसे इस बात से कोई लेना देना नहीं था। उल्टा उसे इस बात की तकलीफ थी कि शायद सिद्धीक्षा बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर आएगी, और वो थी धीरज की भाभी मेघा और उनका बड़ा बेटा नैतिक। तो मित्रों, अगला पार्ट जल्दी ही